मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेटवर्थ के बारे में और टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटी के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं इस चैनल पे, और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से जो है फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिले। और लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक बार और आप लोगों से को बताना चाहता हूँ मैं, जिन लोगों को अकाउंट्स के इस लेक्चर का नोट्स चाहिए वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा इस लेक्चर का। तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो आज हम लोग देखेंगे एसेट्स, लाइबिलिटीज, नेटवर्थ एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। सो आप लोग लेक्चर नंबर 12 देख रहे हो और ये आपका FYGC का क्लास 11 का महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। तो देखते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, नेटवर्थ, कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, नेटवर्थ। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग एसेट्स के बारे में। एनी फिजिकल थिंग्स और राइट ओन दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज एन एसेट। द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स मस्ट बी विथ बिजनेस यूनिट्स, एग्जाम्पल लैंड, गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे एसेट्स का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, संपत्ति। एनी फिजिकल थिंग्स, कोई भी फिजिकल थिंग, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और राइट ओन या फिर जिसका ओनरशिप हमारे पास होता है, दैट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू, जिसका कि एक मॉनिटरी वैल्यू भी होता है। ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू भी होता है जिसका, इज कॉल्ड एज एन एसेट्स, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। आप कोई भी थिंग्स आपके पास है तो आप उसको एसेट्स कब कहोगे, जब आप उस पर्टिकुलर थिंग्स को देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, और उसको जो है मार्केट में आप जो है बेच भी सकते हो। ठीक है, तभी आप बोलेंगे कि ये जो है मेरा एसेट्स है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है लैंड, गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर्स। सो ये सब जो है लैंड एंड बिल्डिंग है, यह जो है आपका मोटर कार है कंपनी का। देन ठीक है, देन कंप्यूटर्स। तो ये सब जो है हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनको फील कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब का जो है ओनरशिप भी जो है कंपनी के पास होता है। ओनरशिप कैसे मालूम पड़ेगा आपको कंपनी के पास है? जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज एग्रीमेंट्स वगैरह होगा, जिससे मालूम पड़ेगा कि ये लैंड एंड बिल्डिंग का ओनरशिप जो है कंपनी का ही है। देन मोटर कार है, कंप्यूटर्स है, तो जब जहाँ से भी उन्होंने कंपनी ने मोटर कार परचेज किया होगा और कंप्यूटर परचेज किया होगा, वहाँ से कंपनी के पास परचेज बिल मिला होगा कंपनी का। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि ओनरशिप जो है किसका है। ठीक है, और तो कोई भी फिजिकल थिंग्स जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिसका ओनरशिप जो है कंपनी के पास होता है, ओनर के पास होता है जिसका ओनरशिप, और जिसका कि मॉनेटरी वैल्यू भी होता है। ठीक है, नॉर्मली जो है एसेट जो होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू होना ही चाहिए। ठीक है, जिसकी कीमत नहीं है वो उसको हम बोलेंगे क्या कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट्स है। ठीक है, जैसे आपके पॉकेट में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, तो उसका मॉनेटरी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, भले आप उसके ओनर हो। ठीक है, हाँ, आपके पॉकेट में एक टूटा हुआ पेंसिल है, ठीक है, तो उस पेंसिल का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे नहीं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एक तो सबसे पहले फिजिकल होना चाहिए वो चीज़, जिसको कि हम लोग देख सके, टच कर सके, और उसका ओनरशिप हमारे पास होना चाहिए, और मॉनेटरी वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर एसेट्स का मॉनेटरी वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स मस्ट बी विथ बिजनेस यूनिट। जो बिजनेस यूनिट है, ठीक है, जो कंपनी है, उस कंपनी के पास जो है उसका बिल, उसका डॉक्यूमेंट्स, उसका ओनरशिप राइट्स पूरी तरह से कंपनी के पास होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर थिंग जो है वो
कंपनी का एसेट्स है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए लैंड दिया गया हुआ है, जमीन, ठीक है। गुडविल, गुडविल के ऊपर हमने अच्छा खासा एक चैप्टर एक टॉपिक पिछले वीडियो में देखा था। देन पेटेंट्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो है ये सारी चीज़ें हैं जिसका कि ओनरशिप भी होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू भी होना चाहिए, ठीक है। तभी ये हम और तभी हम बोलेंगे कि ये एसेट्स है। तो जब भी आपको एग्जाम में या कहीं पे भी कोई भी पूछता है कि ये पर्टिकुलर थिंग जो है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर थिंग्स, अगर जो आपको फाइंड आउट करना है कि ये एसेट्स है या नहीं है, तो सबसे पहले ये चेक करना कि वो फिजिकल है या नहीं है। फिजिकल थिंग्स मतलब कि उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या नहीं। राइट ओन्ड, उसका ओनरशिप जो है वो कंपनी के पास उसका राइट ऑफ ओनरशिप है क्या, और उसका मॉनिटरी वैल्यू है क्या, ठीक है। अगर जो ये सारी तीन चीज अगर जो सक्सेस हो जा मतलब मैच होती है, तो समझिए कि वो आपका एसेट्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपके बुक के हिसाब से जो है हमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिटिव एसेट्स, ऐसे तीन टाइप्स हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, ठीक है। फिक्स्ड एसेट नाम से मालूम पड़ता है कि एक ऐसा एसेट्स जो कि फिक्स होता है, ठीक है। मतलब कि द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। एक ऐसा एसेट्स जो जिससे कि बिजनेस को काफी लंबे समय तक बेनिफिट होता है, काफी लंबे समय तक। जैसे कि लैंड है, अगर जो बिजनेस यूनिट के पास खुद का एक लैंड है एंड बिल्डिंग है, तो इसका बेनिफिट जो है लाइफ लॉन्ग बिजनेस को मिलेगा, ठीक है। देन प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी के पास जो है खुद का प्लांट है, खुद का मशीनरी है, तो ये प्लांट एंड मशीनरी जो है लाइफ लॉन्ग उसकी चलेगी और उसका प्रोडक्शन चलते रहेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है, ऐसा नहीं कि ये 1 साल 2 साल तक के लिए होता है। करोड़ों रुपया खर्च करके प्लांट एंड मशीनरी कंपनी बनाती है, इंस्टॉल करती है, तो उसका बेनिफिट काफ़ी लंबे समय तक चलता है, मिलता रहता है कंपनी को। इसलिए प्लांट एंड मशीनरी को जो है फिक्स्ड एसेट्स कहा गया है। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। अगर जो एक बार मार्केट में कंपनी का इमेज बन गया, तो फिर कंपनी एडवर्टीजमेंट करे प्रोडक्ट का या ना करे, फिर भी लोग जो है उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदी करेंगे। और नाम हो जाता है कोई भी कंपनी का एक बार मार्केट में, तो नाम काफ़ी लंबे समय तक चलता है। जैसे कि आप लोग जो है आज देखेंगे कि पार्ले का नाम है, पार्ले बिस्किट्स का। बहुत सारे बिस्किट्स है मार्केट में, लेकिन फिर भी पार्ले का नाम है, और पार्ले का ऐड वगैरह आप बहुत रेयरली देखते होंगे, ठीक है। तो उस एक नाम से बिक जाता है बिस्किट, दैट इज द गुडविल, ठीक है। और ये गुडविल जो है थोड़े समय के लिए नहीं होता है, लंबे समय तक रहता है। तो जो है फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा एसेट जिससे कि बिजनेस को काफी लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि परमानेंट बेनिफिट मिलेगा, फिक्स बेनिफिट मिलेगा काफी लंबे समय तक, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स का अपोजिट होता है नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो एक बार पहले हम लोग करंट एसेट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नाम से मालूम पड़ता है कि एक ऐसा एसेट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए हो। अभी के लिए हो बोले तो हमारे बुक के हिसाब से, हमारे अकाउंट के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि एक ऐसा एसेट जिसका बेनिफिट जो है हमें शॉर्ट पीरियड के लिए मिले। कंपनी को जिस एसेट्स का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक मिलता है शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उन सभी एसेट्स को जो है हम लोग करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर, ऑपरेटिंग ईयर जो है कभी भी 12 महीने का होता है, 1 साल का होता है, ठीक है। तो कोई भी एसेट्स जिसका बेनिफिट्स हमें जो है शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, सिर्फ 1 साल तक ही मिलता है, तो उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजली, जिसको कि हम लोग आसानी से कैश में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो उसी को हम लोग जो है
आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स, उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं, जैसे डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हमने माल उधारी पे बेचा है और अभी आपको उससे पैसा लेना है, तो जिसको आपने उधारी पे माल बेचा है उससे महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, डेटर्स। इसको हम लोग उससे 2 महीना, 3 महीने के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। तो जब तक वो पैसा आपको नहीं मिलता है तब तक वो सारे डेटर्स जो है कंपनी के करंट एसेट्स हैं। और ये करंट एसेट्स जो है आपको 2 या 3 महीने में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब डेटर से पैसा आपको 2-3 महीने में मिल जाता है, तो इसके लिए इसको करंट एसेट्स में रखा गया है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी सिमिलर टू डेटर जैसा ही है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि आपके पॉकेट में कुछ कैश है, कंपनी के अकाउंट्स में कैश है, कंपनी के बैंक में जो कैश है। ठीक है, तो ये जो कैश है ये जब तक आपका खर्च नहीं होगा तब तक ये आपका एसेट्स रहेगा। और कैश जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि जो है आपके पॉकेट में 10 रुपया है या 10 लाख रुपया है तो 1 साल से ज़्यादा समय तक वो 10 लाख रुपया आपके पास पड़ा ही रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ काम आएगा तो वो पैसा खर्च हो जाता है। इसके लिए जो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो है इसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जो फिनिश प्रोडक्ट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो भी कंपनी के लिए क्या है, करंट एसेट्स है। क्यों करंट एसेट्स है, क्योंकि कभी भी कंपनी जो है, अब कंपनी के पास जो फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा हुआ है वो कंपनी कभी भी जो है मार्केट में ले जाके बेच सकती है, और बेचेगी तो उसको तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है करंट एसेट्स का टेस्ट क्या है, करंट एसेट्स अगर जो आपको वेरीफाई करना है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसका जो लाइफ है करंट एसेट्स, उस पर्टिकुलर एसेट्स का, उसका लाइफ जो है एक कम से कम मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा उसका लाइफ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन जो है लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर तक यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, डिज़ाइन चेंज हो जाती है, तो लोग मोबाइल भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग ईयर बोले तो 1 साल तक जो है वो एसेट्स आपका मार्केट में वो उस एसेट्स से आपको 1 साल तक प्रॉपर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और कभी भी जो है उस एसेट्स को आप मार्केट में ले जाके बेच सकते हो। अच्छा, ये जो फिक्स्ड एसेट्स है ना, इसके अंदर जो एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, मोर देन 1 ईयर मिलेगा, लाइफ लॉन्ग मिलेगा। और जब भी आपको लैंड बेचना हो या बिल्डिंग बेचना हो तो आप 2 घंटे में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 2 घंटे में आप बेच नहीं सकते हो। क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा लैंड एंड बिल्डिंग लेने के लिए, वो 10 रुपये 5 रुपये का लैंड एंड बिल्डिंग तो होगा नहीं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है लाखों करोड़ों रुपए में होगा, तो सामने वाले आदमी को भी जो है लाखों करोड़ों रुपया जो है अरेंज करने में टाइम लगेगा। उसके बाद जो ओनरशिप है लैंड एंड बिल्डिंग की कंपनी के पास, वो ओनरशिप वेरीफाई करने में भी जो है 10-15 दिन लग जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर जो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है और वो फिक्स्ड एसेट्स अगर जो आपको कन्वर्ट करना है कैश में तो इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, तो जो है इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट जो है ये कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली नहीं होता है, इट टेक्स टाइम वेरिफिकेशंस वगैरह में। ओके, तो जबकि करंट एसेट्स में क्या होता है कि जो भी करंट एसेट्स है कंपनी के पास वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है कैश में। जैसे कि कंपनी के पास डेटर्स है, कंपनी के पास बिल्स रिसीवेबल है, कंपनी के पास कोई छोटा मोटा कंप्यूटर्स है, तो कभी भी वो मार्केट में ले जाके किसी को भी बेचेगा तो तुरंत उसको घंटे 2 घंटे में पैसा मिल जाएगा, राइट। सो ये करंट एसेट्स है। और ये एक बात याद रखना कि फिक्स्ड एसेट जो है लंबे समय तक के लिए होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। और करंट एसेट जो है लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होता है। जिस 1 साल बोले तो ऑपरेटिंग ईयर, ऑपरेटिंग ईयर जो होता है वो 12 महीने का होता है, मतलब कि 1 ईयर का होता है। तो यहाँ पे जो भी एसेट्स आएगा करंट एसेट्स में उसका बेनिफिट कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक मिलेगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है आउटडेटेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है वो एसेट्स। ओके, जबकि फिक्स्ड एसेट्स में ऐसा नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स में लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद एक और
टाइप्स आपको दिया गया है फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब होता है कि काल्पनिक एसेट्स, ठीक है, इमेजिनरी एसेट्स। मतलब कि एक ऐसा एसेट्स जो कि एसेट्स है लेकिन जो है वो काल्पनिक एसेट्स है, जिस जो कि सचमुच में एसेट्स नहीं है। तो आप बोलेंगे ऐसा कौन सा एसेट्स है जो है भी और नहीं भी है और काल्पनिक है। दिस एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजेशन और प्रॉपर्टी। अच्छा, जो फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं वो एसेट्स को आप वो एसेट्स आपका है ऐसा दिखाने के लिए आपको आपके पास कोई टेंजिबल पोजेशन प्रूव करने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग है और लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी का ही है, इसके लिए आप क्या करेंगे, परचेस एग्रीमेंट दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपका है तो आप बिल दिखाएंगे कि हाँ ये बिल आपकी कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, उसका ये बिल है। तो यहाँ पे टेंजिबल प्रूफ है, ठीक है। टेंजिबल का मतलब होता है कि जो दिखाई देता है, ठीक है। फिक्टिटियस एसेट्स में जो है टेंजिबल पोजेशन का या प्रॉपर्टी का ऐसा कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। दिस एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजेशन और प्रॉपर्टी। यहाँ पे कोई भी टेंजिबल पोजेशन या प्रॉपर्टी जो जो होती है वो नहीं होती है यहाँ पे। द एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड ओके बाय टेंजिबल पोजेशन और प्रॉपर्टी, दे आर इमेजिनरी एसेट्स। ये एक काल्पनिक एसेट होता है, बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। ये एसेट्स तो है, काल्पनिक एसेट्स भी है, लेकिन इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। मतलब कि अगर जो आपको अभी फिक्टिटियस एसेट्स बेचना है मार्केट में, तो जो है वो उसको आप बेचने जाओगे तो कुछ भी पैसा मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट पीरियड में बेचो या लॉन्ग पीरियड में बेचो, लेकिन कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। रियलाइजेबल बोले तो सेलेबल वैल्यू कुछ भी नहीं होता है। अब आपको क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ऐसा कौन सा एसेट्स है जिसका कि कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, और वो एसेट्स आपका ही है, इसके लिए आपके पास कोई टेंजेबल पोजेशन हो या प्रॉपर्टी, कोई टेंजिबल पोजेशन का वो एसेट्स आपका ही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई टेंजिबल पोजेशन जैसा कुछ है भी नहीं आपके पास। तो ऐसा कौन सा एसेट्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 4 इयर्स, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी ने जो है 10 कंपनी ने समझो 2 साल के लिए 4 लाख रुपया खर्च कर दिया है एडवर्टीजमेंट में। तो तो 2 साल तक जो 4 लाख रुपया है वो कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट कंपनी को दे दिया है, और वो एडवर्टीजमेंट कंपनी जो है, एडवर्टीजमेंट कंपनी आपका प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दिखाएगी टीवी पे, ठीक है। सपोज बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बंद हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका बंद हो गया, फिर आप बोलेंगे कि भाई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बंद करो। तो ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार पैसा दे दिया एडवर्टीजमेंट कंपनी को, तो कंपनी के साथ जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ रहेगा उसके हिसाब से जो है वो आपको 2 लाख रुपया पूरा का पूरा वापस करने वाला नहीं है, ठीक है। सो फिर आप क्या करेंगे, उसके जगह पे कोई दूसरा ऐड चलाएंगे, ओके। तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपने 2 लाख रुपया दिया है एडवर्टीजमेंट के लिए, ये एक बड़ा एक्सपेंसेस है, और ये बड़ा एक्सपेंसेस जो है 2 साल के लिए आपने एडवांस में दे दिया है एडवर्टीजमेंट कंपनी को। तो आपको आपको ऐसा फील होता है कि भाई ये 2 लाख रुपया का मेरा 2 साल तक तो चलेगा। हाँ, तो ये आपका जो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, मतलब कि ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये आपका खर्चा है, एसेट्स नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारा 2 लाख रुपया जो है उस एडवर्टीजमेंट कंपनी के पास 2 साल तक पड़ा हुआ है और उसके सामने एडवर्टीजमेंट चल रहा है, ठीक है। कल को हमने एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया, और एडवर्टीजमेंट बंद करके हम सोचेंगे कि जो 2 लाख रुपया का एडवर्टीजमेंट है ये एडवर्टीजमेंट किसी और को बेच दिया जाए, तो कोई लेगा नहीं आपका एडवर्टीजमेंट, मार्केट में कोई उसका रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। सो ये था आपका टाइप्स ऑफ एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिटियस एसेट्स। लाइबिलिटीज,
अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटीज। मतलब कि लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी अमाउंट आपको देने का बाकी है दूसरों को और आपने अभी तक उसे दिया नहीं है, तो ऐसे ऐसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जो है हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। मतलब कि दूसरे को देने का बाकी है बट अभी तक आपने दिया नहीं है, तो ऐसे अमाउंट को हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटी। इट इज़ अ डेप्ट, यह एक डेप्ट होता है, मतलब उधारी होती है, या फिर एक अमाउंट, यह एक अमाउंट होता है ड्यू फ्रॉम द बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस से ड्यू होता है, मतलब कि ड्यू हुए है आपके बिजनेस से टू अदर्स, दूसरों को, फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। मतलब कि आपका जो बिजनेस यूनिट है उसने किसी से उधारी में परचेस किया है, और उधारी में माल जो परचेस किया, तो जो उसको क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट मिला है, क्रेडिट पीरियड का उसको बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट उसको मिला है उधारी पे माल खरीदने के बाद, तो जब तक वो अमाउंट जब तक वो अमाउंट दूसरों को पे नहीं करता है, तब तक जो है वो अमाउंट क्या होगा, ड्यू होगा। ड्यू होगा मतलब कि अमाउंट ड्यू हो चुका है, लेने का निकल रहा है, बट आपने अभी तक पेड नहीं किया है। सो इसको हम लोग, ऐसे अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, डेप्ट बोलेंगे, या फिर अमाउंट पेएबल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि लोन टेकन, आपने एक लोन लिया है और वो लोन जब तक आप रिफंड नहीं करते हो, रिटर्न बैक नहीं करते हो सामने वाले को, तब तक वो लोन जो है लाइबिलिटी कहलाएगा। क्रेडिटर्स, आपने उधारी पे माल, गुड्स आपने परचेज किया है उधारी पे, जब तक आप पैसा जो है, जिस पार्टी से आपने गुड्स परचेज किया है, जब तक आप उसको पैसा रिटर्न बैक नहीं करते हो, तब तक वो पैसा जो है एज अ लाइबिलिटी कहलाएगा। और इसी को हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स मतलब कि गुड्स परचेज बट अमाउंट नॉट पेड टू द पार्टीज, ठीक है। तो जो पार्टीज है उनका नाम जो है क्रेडिटर्स की लिस्ट में आएगा, और ये क्रेडिटर्स जो है लाइबिलिटीज कहलाएंगे आपके बिजनेस यूनिट के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने जो है लोन की फैसिलिटी ली है, जब तक आपका बैंक को आप पैसा वापस रिटर्न बैक नहीं करेंगे, तब तक ये जो है उधारी कहलाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपने जो है कुछ फैसिलिटी जो है यूज़ तो कर ली है, बट आपने अभी तक जो है वो पैसा जो है सामने वाले को दिया नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने ड्यूरिंग द मंथ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया आपके फैक्ट्री के लिए, आपके ऑफिस के लिए, बट जब तक आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड नहीं करते हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, तब तक वो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा, ठीक है। तो ये था लाइबिलिटीज के बारे में। आइए एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए टेकन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹1 लाख फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर ए ने लिया है लोन बैंक से 1 लाख रुपए का, फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए। तो इसके अंदर दो केस देखेंगे। पहला केस ये है कि इट इज़ अ लाइबिलिटी, यह एक लाइबिलिटी है क्योंकि मिस्टर ए ने लोन लिया है बैंक से अपने बिजनेस के लिए, और जब तक वो पैसा रिटर्न बैक नहीं करते हैं बैंक को, तब तक वो लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। और ये लाइबिलिटी जो है करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि ये जो है बिजनेस के ऑपरेशन के लिए लिया हुआ है, बिजनेस को रन करने के लिए लिया है। परमानेंट, हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग लोन नहीं है। ये लोन जो है टेम्पररी है, जब तक कि उनको पैसे का शॉर्टफॉल रहेगा तब तक ये लोन उनका चलेगा, इसलिए इसको करंट लाइबिलिटी बोला गया है। फॉर मिस्टर ए, बिकॉज ही हैज टू पे ₹1 लाख along with interest to बैंक। सो 1 लाख रुपया जो है ये क्या है, लोन है, मिस्टर लोन है, इसलिए ये लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, और ये उन्होंने बैंक से लिया हुआ है, और ये जब भी उनको रिटर्न बैक करेंगे बैंक को, तो उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इस लोन के अंदर, इट इज़ अ एसेट्स, ये एसेट्स भी है, लेकिन एसेट्स किसके लिए है, फॉर बैंक, बैंक के लिए। बिकॉज ₹1 लाख जो है प्लस इंटरेस्ट विल बी रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर ए। बैंक के लिए ये एसेट्स है, क्योंकि बैंक ने जो है 1 लाख रुपए का लोन किसको दिया है, मिस्टर ए को दिया है, तो 1 लाख रुपया तो बैंक को लेना ही लेना है मिस्टर ए से, प्लस वो इंटरेस्ट भी लेगी जो उसका पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं मिस्टर ए। सो
इट इज अ एसेट्स फॉर बैंक, बैंक के लिए एसेट्स है। अच्छा, ये एसेट कौन सा एसेट्स है बैंक के लिए? करंट एसेट्स है। क्यों करंट एसेट्स है? क्योंकि 1 लाख का लोन जो है ये पूरी जिंदगी के लिए नहीं लिया है, मतलब लाइफ लॉन्ग लोन नहीं है मिस्टर ए का। जब तक मिस्टर ए के पास पैसे की कमी है तब तक ये लोन चलेगा, ठीक है। तो 2 साल 3 साल के बाद जो है 1 लाख रुपए का लोन अगर जो रिटर्न बैक कर देते हैं बैंक को, तो ये जो है लोन नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, लंबे पीरियड के लिए लोन नहीं है, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन है। इसके लिए इसको करंट एसेट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। तो कौन कौन से प्रकार के उधारी होती है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला है लाइबिलिटी में फिक्स्ड लाइबिलिटी, और सेकंड है करंट लाइबिलिटी। तो फिक्स्ड लाइबिलिटी में का मतलब क्या होता है कि वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लाइबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बिजनेस रन करना है, बिजनेस आपको करना है, बिजनेस आपको चलाना है, तो बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है, तो ये पैसे आने का एक सोर्स है फिक्स्ड लाइबिलिटी का। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स, एक मेजर तरीका जो है फंड्स को लाने का बिजनेस में, वो है फिक्स्ड लाइबिलिटी। कैसे? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो ओनर अपने घर से पैसा लेके आता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अब ये जो कैपिटल है जो अपने बिजनेस में लेके आया है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? फिक्स्ड लाइबिलिटी है। मतलब कि आज नहीं तो कल जो बिजनेस यूनिट है उसे, ओनर को ये फंड रिटर्न बैक करना पड़ेगा। जब तक वो ये फंड रिटर्न बैक नहीं करता है तब तक ये फंड जो है एज अ फिक्स्ड लाइबिलिटी कहलाएगा। कैप, ठीक है। तो इसी फंड को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, इसी को हम लोग फिक्स्ड लाइबिलिटी भी बोलते हैं। और ये ओनर का फंड है, इसलिए कभी भी जो है ये ओनर जो है रिटर्न बैक ले सकता है, लंबे समय के बाद भी ले सकता है वो। तो ये उसका खुद का पैसा है, इसलिए ये फिक्स्ड लाइबिलिटी है। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है कि सपोज जो है बिजनेस में कुछ और पैसे की जरूरत पड़ी बिजनेसमैन को, और उसके पास पैसा है नहीं, खुद का लाइबिलिटी लाने के बावजूद, खुद का कैपिटल लाने के बावजूद भी, तो उसने क्या किया, अपना घर गिरवी रख के या फिर ऑफिस गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के उसने कुछ और लोन ले लिया, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है सुरक्षित लोन। सुरक्षित लोन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लोन जिसके अंदर अगर जो बिजनेसमैन लोन का पैसा भर नहीं पाएगा तो उसके बदले में बैंक जो है, जो भी उसने मॉर्गेज रखा है, घर या फिर गाड़ी या फिर जो भी उस गोल्ड ज्वेलरी, वो जो है बैंक लेके जाएगी, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे प्रकार के लोन होते हैं बैंक के अंदर जो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए होते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन जो है ये भी एक सोर्स ऑफ फंड्स है बिजनेस को रन करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म लोन हो या सिक्योर्ड लोन हो या फिर ओनर का कैपिटल हो, तो ये सारे सोर्स से जो भी पैसा बिजनेस में आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटी। ओके, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी क्या है? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, फिर से करंट का मतलब यही होता है कि विद इन अ ईयर, मतलब कि 12 महीने का। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। मतलब कि एक ऐसा कर्जा, एक ऐसी उधारी जो छोटे से टर्म के लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी जो है विद इन अ ईयर में हमको पे ऑफ करना पड़ता है, जिससे भी हमने ये पैसा लिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी अराइज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो करंट लाइबिलिटी होती है, ये जो रेगुलर हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि जो विद इन द ईयर जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं 12 महीने के दौरान, उसके अंदर अगर जो टेम्पररी कभी हमको पैसे का शॉर्टफॉल पड़ा, तो हम लोग जो है छोटा मोटा जो है 6 महीने का या फिर 15 दिन का, 20 दिन का हमने कहीं से पैसा अरेंज कर लिया, लोन ले लिया, तो उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी कंपनी को कोई बड़ा सा ऑर्डर मिल गया, और वो कंपनी बोल रही है कि 6 महीने के बाद हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद 6 महीने के बाद पैसा आपको दे देंगे। तो 6 महीने तक तो आपको पैसा मिलने से रहा, तो आपने क्या किया,
उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, पूरा करने के लिए आपने एक छोटा सा शॉर्ट टर्म लोन ले लिया बैंक से, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था करंट लायबिलिटी का। तो करंट लायबिलिटी जो होती है एक ऐसा लोन जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, नॉर्मली विद इन अ ईयर में आपको 1 साल के लिए ही शॉर्ट टर्म लोन होता है। दिस लाइबिलिटीज आर नॉट नॉर्मली सिक्योर्ड। अच्छा, ये सारी लाइबिलिटीज जो होती है सिक्योर्ड नहीं होती है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा। क्रेडिटर्स का मतलब आपको मालूम है कि आपने जो है उधारी पे, ठीक है, विदाउट पेमेंट आपने जो है रॉ मटेरियल या फिर और भी कुछ गुड्स परचेज कर लिया है सामने वाली पार्टी से, और उसको अभी तक आपने पे नहीं किया है। आपने प्रॉमिस किया है कि आपने 90 डेज के बाद या फिर 60 डेज के बाद, 2 महीने के बाद आप उसको पे ऑफ करेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से लोन ही हुआ। सामने वाली पार्टी ने आपको उधारी पे माल दिया है और 60 डेज के बाद आपको उसको पैसा पे करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से लोन, शॉर्ट टर्म लोन ही हो गया, मतलब कि करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही बिल्स पेबल भी जो है सिमिलर टू क्रेडिटर जैसा ही होता है, ओके। सो इस तरीके से हमने देखा टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। यहाँ पे एक टेबल मैंने आपको दिया है। इस टेबल में जो है एक लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लायबिलिटी दिया है और राइट हैंड साइड में एसेट्स दिया है। अभी तक आपने लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सीख लिया, आपने समझ में आ गया आपको लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। एसेट्स जो है ये भी आपको मालूम पड़ गया एसेट्स क्या होता है। लायबिलिटी साइड में जो है मैंने ओनर्स इक्विटी, मतलब कि ओनर्स ने जो अपने घर से पैसा लाया है वो 1 लाख रुपया का अमाउंट है, और जो उधारी पे उसने माल परचेज किया है दैट इज़ द क्रेडिटर्स, ठीक है। ये क्रेडिटर्स इक्विटी हो गया। देन क्रेडिटर्स इक्विटी बोले तो एक तरीके से बैंक से जो लोन लिया है वो भी एक तरीके का जो है, मतलब क्रेडिटर्स में ही आ गया यहाँ पे। और एसेट्स 1,50,000 का उसने एक एसेट्स भी लिया है। देखो उसने 1 लाख का लोन लिया, सॉरी 1 लाख का अपने घर से पैसा लाया 1 लाख रुपया, और 50,000 का उसने जो है 50,000 का उसने जो है उधारी पे माल खरीदा। तो टोटल उसके पास कितना पैसा आया, 1,50,000। ये 1,50,000 उसने कहाँ पे अप्लाई किया, कुछ एसेट्स परचेज करने में, ठीक है। तो ये जो है 1,50,000 और ये 1,50,000 यहाँ पे टैली हो जाता है। इसी को हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। डिटेल में सीखेंगे आगे बैलेंस शीट, पहले तो हम यहाँ पे एक नेटवर्थ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। नेटवर्थ कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिटर्स इक्विटी। क्रेडिटर्स इक्विटी का मतलब क्या होता है, ये 50,000 जो है ये क्रेडिटर का पैसा है, मतलब कि ये वो पैसा है जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जो उसको पे करना है, इज इक्वल टू एसेट्स। टोटल एसेट्स उसके पास कितना है, 1,50,000। उसमें से जो उसने घर से पैसा लाया था उसको लेस कर दीजिए। तो 1,50,000 में से 1 लाख रुपया लेस कर देंगे तो कितना बचा, 50,000। दैट इज द क्रेडिटर्स इक्विटी, ओके। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको ऐसा बताया गया है कि 4 लाख रुपया जो है ओनर ने घर से लाया, दैट इज द कैपिटल, ओनर्स इक्विटी हो गया। और 2 लाख का उसने बैंक से लोन लिया, तो टोटल 6 लाख रुपया बैंक बिजनेस में आ गया, बिजनेसमैन के। अब ये 6 लाख रुपया का उसने किया क्या, उसने कुछ एसेट्स खरीदी किया, मतलब प्लांट इन मशीनरी, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, ऑफिस, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब खरीदी किया होगा, दैट इज द एसेट्स। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे टोटल इक्विटी जो है कितना है, 6 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक है। टोटल इक्विटी जो है 6 लाख का है। और टोटल लाइबिलिटी कितने का, भाई यहाँ पे 2 लाख का लाइबिलिटी है। क्यों ये लाइबिलिटी है, 2 लाख रुपए उसने बैंक से लोन लिया, इसलिए ये 2 लाख का जो है लाइबिलिटी हो गया। प्लस कैपिटल, कैपिटल जो है वो ऐड होगा यहाँ पे। 4 लाख का उसने अपने घर से पैसा लाया था, तो 2 लाख प्लस 4 लाख मिला के टोटल इक्विटी बनता है, दैट इज 6 लाख रुपीज, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा नेटवर्थ में। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ऐसा बताया जा रहा है कि ओनर ने अपने घर से 3 लाख रुपीस लेके आया, और 2 लाख का जो है उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया या फिर किसी से उधारी पे माल खरीदा, तो टोटल 5 लाख रुपीस उसके पास हो गया। अब ये जो 5 लाख रुपीस है, ये 5 लाख रुपीस कहाँ पे उसने अप्लाई किया, एसेट्स खरीदने में, प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे ओनर्स इक्विटी
जो है 3 लाख रुपीज़ है, ये रहा ओनर्स इक्विटी। एसेट्स जो है 5 लाख का है, ये रहा 5 लाख का एसेट्स। अब कैपिटल जो है वो कितना होगा यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो है यहाँ पे 2 लाख का है, ठीक है। ओनर्स इक्विटी मतलब कि ये जो कैपिटल है वो 3 लाख का है यहाँ पे। 5 लैक्स में से आप जो है क्रेडिटर्स इक्विटी जो है लेस करेंगे तो 2 लाख का हो जाएगा ये। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे ओनर्स इक्विटी आ गया है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नेटवर्थ का मतलब क्या होता है। नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि ओनर्स इक्विटी मतलब कि ओनर का जो पैसा है उसमें से क्या करने का, कैपिटल को लेस कर देने का, ठीक है। ओनर का जो पैसा है उसमें से कैपिटल को लेस कर दो तो आपको नेटवर्थ मिलेगा, ठीक है। ओनर्स इक्विटी या फिर ओनर्स इक्विटी जो है मतलब कि ओनर्स का जो कैपिटल है इज इक्वल टू टोटल इक्विटी मतलब कि टोटल एसेट्स में से क्रेडिटर्स की इक्विटी जो है उसको लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर्स इक्विटी होना चाहिए एक्चुअली, दैट इज द 2 लाख रुपीज। ओके, तो उसी को हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं। नेटवर्थ का मतलब होता है कि नेट एसेट्स कितना है कंपनी के पास। नेटवर्थ का मतलब होता है कि कंपनी के पास नेट एसेट्स कितना है। ओके, दैट इज द नेटवर्थ। तो नेटवर्थ अगर जो आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों टेबल में मैंने जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं उस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझना है ये कि ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है कि ओनर्स इक्विटी यहाँ पे दिया गया है, ओनर्स इक्विटी दैट इज द कैपिटल। तो टोटल कैपिटल 3 लाख था, उसमें से जो है ओनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल ही होता है। तो ओनर्स इक्विटी जो है उसका कितना है यहाँ पे 3 लाख है माइनस टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी बोले तो ये टोटल इक्विटी है एसेट्स का 5 लाख रुपीस माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। क्रेडिटर्स जो लोन पे पैसा लिया है या फिर जो देनगी है जो डेप्ट है वो कितना है 2 लाख का है। तो ये 2 लाख हो गया, ठीक है। तो लेस कर देंगे तो आपको जो है ओनर्स इक्विटी मिल जाएगी। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ लॉन्ग ये फार्मूला हमेशा जो है आपको यूज़ करना रहेगा नेटवर्थ निकालने के लिए। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं थियरी में। द अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल एज वेल एज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल और नेटवर्थ। मतलब क्या कि जो अमाउंट या फिर जो फंड्स दिया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, कंपनी के मालिक के द्वारा बिजनेस में, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले के कई लेक्चर्स में। एज वेल एज ठीक इसी तरीके से एक्सेस ऑफ एसेट्स, अगर जो आपके पास एसेट्स ज़्यादा है ओवर लाइबिलिटी की अपेक्षा, ठीक है, लाइबिलिटी की अपेक्षा आपके पास जो है एज कंपेयर टू लाइबिलिटी यू हैव द एक्सेस ऑफ एसेट्स, आपके पास एसेट्स ज़्यादा है ऑफ द बिजनेस का इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल। तो उसको भी हम कैपिटल बोलते हैं या फिर नेटवर्थ बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे दिया गया है एक्सेस ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितना है भाई आपके पास 1,50,000 है ओवर द लाइबिलिटी कितना है यहाँ पे आपका 50,000 है। तो नेटवर्थ जो क्रेडिटर्स इक्विटी कितना है 50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स इक्विटी जो है 50,000 इज इक्वल टू एसेट्स टोटल 1,50,000 है माइनस उसमें से 1 लाख हमने लेस कर दिया तो भी तभी आपके पास क्रेडिटर्स इक्विटी जो है 50,000 बचता है। सो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक्सेस ऑफ एसेट्स का ज़्यादा होना ओवर लाइबिलिटी की अपेक्षा, एज कम्पेयर टू लाइबिलिटी हमारे पास एसेट्स ज़्यादा है तो उसी को हम लोग जो है कैपिटल भी बोल सकते हैं या फिर नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। नेटवर्थ इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स बोले तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो कंपनी में प्रॉफिट होता है उसको रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो नेटवर्थ जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्थ को ही कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड, मतलब कि जो कैपिटल जो बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा लेके आता है वो या तो कैश में लेके आएगा या तो फिर घर से कुछ मशीन लेके आएगा या फिर घर से कुछ लैंड एंड बिल्डिंग लेके आएगा। सो दैट इज द कैपिटल। तो ये आपका नेटवर्थ है। नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, हमेशा एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटी होना चाहिए, ठीक है।
सो दैट इज द नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो नेटवर्थ का मतलब होता है ओनर्स इक्विटी या फिर कैपिटल। कंटिजेंट लायबिलिटी, a liability which may arise in future depends on happening or non-happening of certain events is called as contingent liability. It means एक ऐसी उधारी जो कि आ भी सकती है फ्यूचर में और नहीं भी आ सकती है, लेकिन उसका आना और ना आना डिपेंड्स होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड एज कंटिजेंट लायबिलिटी। मतलब कि ऐसी कुछ घटनाएं जो फ्यूचर में घट भी सकती है, नहीं भी घटेगी। अगर जो ऐसे कुछ इवेंट्स जो फ्यूचर में आते हैं तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी फ्यूचर्स में, तो उस लाइबिलिटी को हम लोग कंटीजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड और परफेक्ट लाइबिलिटी, मतलब कि कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब कि एक ऐसी लाइबिलिटी जो कि कंफर्म नहीं होती है, मतलब कि ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि, इसलिए इसको यहाँ पे कहा गया है कि नॉट कन्फर्म्ड। ये कंफर्म नहीं होती कि आएगी आएगी ये लाइबिलिटी, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, और इट इज नॉट अ परफेक्ट लाइबिलिटी, इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर इट इज नॉट शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब कि यह एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसका कि कोई ठिकाना नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि ये आएगी या नहीं आएगी, या होगा या नहीं होगा। इसके लिए जो है जिसका कोई ठिकाना नहीं है उसको हम लोग जो है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाते नहीं है। नेटवर्थ के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था ना लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, तो वहां पे हम लोग इस लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी लिखते नहीं है, बट इट इज शोन बाय वे ऑफ फुट नोट्स टू बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन। लेकिन इसको हम लोग जो है फुट नोट में एक नीचे नोट लिख देते हैं बॉटम पे, वहां पे लिख देते हैं कि ऐसी लाइबिलिटी जो है आ सकती है नहीं आ सकती है, इस बारे में हम बता देते हैं एक फुट नोट लिख के। सो देखते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी का एग्जांपल। अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर द compensation of rupees 5,000 against the business and the decision is pending in the court. It may be a future liability for the business on happening of an event that is court verdict. एक वर्कर है जिसने दावा किया है कंपनसेशन के लिए। सपोज एक वर्कर था जो कंपनी में काम कर रहा था और उसका कोई हाथ जो है डैमेज हो गया मशीन में, तो उसने जो है कंपनी से 5,000 रुपये मांगा, मुझको 5,000 रुपया कंपनसेशन दो, मेरी भरपाई दो। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है कंपनी ने वो 5,000 रुपया जो है उस वर्कर को पे नहीं किया है, तो वो वर्कर जो है कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में अभी तक केस जो है चालू है। तो अगर जो डिसीजन जो है कोर्ट की तरफ से वर्कर के फेवर में आता है तो कंपनी को 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा, और अगर जो डिसीजन जो है वर्कर के फेवर में नहीं आता है, कंपनी के फेवर में आता है कि बिकॉज ऑफ द वर्कर्स ओन मिस्टेक उसका हाथ जो है डैमेज हो गया मशीन में, तो वर्कर को कोई कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा डिसीजन अगर जो कंपनी के फेवर में आता है तो ये लाइबिलिटी नहीं आएगी। मतलब कि कोर्ट में जो वर्डिक्ट चालू है, कोर्ट में जो केस चालू है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, किसके फेवर में आता है। तो ये जो 5,000 की लाइबिलिटी है ये फिक्स नहीं है कि किसके फेवर में आएगी या नहीं आएगी, तो इसको हम लोग जो है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हम लोग दिखाएंगे नहीं, इसको एक फुट नोट में हम लोग लिख देंगे। ओके, सो ये था आपका कंडीशन लाइबिलिटी के बारे में। कंडीशन लाइबिलिटी के बारे में थोड़ा और एग्जांपल आपको देखना है तो देखिए मैंने आप यहाँ पे आपको दिया है चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इसका मतलब क्या कि सपोज कल मॉर्निंग में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आया कि जिसके पास जो है 2 कार है उसको जो है हर महीना जो है 5,000 रुपीज भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है अगर जो मार्केट में। ठीक है, तो आपको जो है एक ऐसी लाइबिलिटी आपको जो है आ जाएगी जो आपको पे करना पड़ेगा, बट जब तक ये पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं आती है तब तक वो 5,000 रुपीज जो है वो कंटीजेंट लाइबिलिटी रहेगी। ठीक इसी तरीके से जो है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन एंड पेंडिंग केसेस, मतलब कि कुछ गवर्नमेंट के तरफ से केसेस पेंडिंग है। ठीक है, जब तक वो केसेस का जो है सुनवाई नहीं होता है, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था कि इस एग्जांपल में जो है इस एग्जांपल में कोर्ट के केसेस पेंडिंग है, तो डिपेंड करता है
सिचुएशन कि वो किसके फेवर में डिसीजन आता है, ठीक है। तो जब तक वो डिसीजन नहीं आता है तब तक ये पेंडिंग केसेस जो है एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी करके आप फुटनोट्स में दिखाएंगे। ठीक इसी तरीके से जो है प्रोडक्ट वारंटी का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी ने जो है जो प्रोडक्ट बेचा है मार्केट में उसके अंदर वारंटी दे के रखा है कि आप लोग जो है आपको जो है 1 साल का वारंटी है। जब तक आपका 1 साल में प्रोडक्ट अगर जो ख़राब होता है तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो सपोज़ अगर जो प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो कंपनी को उसका रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। अगर जो नहीं होता है तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी जो है एक तरीके का कंटीजेंट लायबिलिटी है कि डिपेंड करता है कि यूज़र्स ने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो किस हिसाब से वो यूज़ करता है, ठीक है। So product warranty it is also a contingent liability. Then next one is lawsuit. Lawsuit similar to ये example की तरह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं contingent liability। तो इस तरीके से हमने देखा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। और लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जो है कमेंट सेक्शंस में आप अपना कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसे फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में जिससे कि उन्हें भी जो है ये फ्री कोचिंग का फ्री लर्निंग का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जो है ये था हमारा लेक्चर फॉर टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का। होप्स कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो जो भी है आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है इस बारे में ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको कैसा लगा है लेक्चर। और जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आपका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।